हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखेंगे 6 स्टैंडर्ड का हिंदी लेसन नंबर 6 मेरा अहोभाग्य। तो इस लेसन के जो लेखक है उनका नाम है चंद्रगुप्त विद्यालंकार। तो उनके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पे दी है उसे हम पहले रीड करेंगे कि उनका जन्म कब हुआ था। 1906 में। रचनाएं मीन्स उन्होंने क्या जो रचनाएं लिखी हुई थी उनके नाम हमें यहाँ पे दिए हैं, जैसे कि संदेह, मेरा बचपन, न्याय की रात, मेरा मास्टर साहेब, चंद्रकला, पगली, 3 दिन, भय का राज्य, देव और मानव आदि। तो ये उनकी रचनाएं थी। परिचय, आपने साहित्य एवं पत्रकारिता के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया है। तो उन्होंने साहित्य मीन्स कई सारे साहित्य लिखे हैं, जो रचनाएं उनके नाम हमें यहाँ पे दिए हैं। और पत्रकारिता मीन्स उन्होंने न्यूज़पेपर के लिए भी लिखा हुआ था। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर जी से हुई भेंट से संबंधित संस्मरण बताया है। तो इस लेसन में, इस पाठ में हमें क्या दिया है कि जो लेखक चंद्रगुप्त विद्यालंकार है उनकी जो भेंट हुई थी गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर, जो कि देखिए रविंद्रनाथ ठाकुर जिन्होंने हमारा राष्ट्रगीत लिखा है जन गण मन, और उसके बाद कई सारे रचनाएं उन्होंने भी लिखी थी। तो उनसे जो उनकी भेंट हुई है उसके बारे में, उस घटना के बारे में इस पाठ में लेखक ने बताया है। तो उसे हम आज देखने वाले हैं। फरवरी 1936 में मुझे शांति निकेतन जाना था। तो यहाँ पे मैं मीन्स कौन, तो लेखक। तो लेखक ने अपने बारे में जो लिखा है वो इस पाठ में दिया है। तो उन्होंने ये बताया है कि 1936 में उन्हें कहाँ पे जाना था, शांति निकेतन। वहाँ एक साहित्यिक कार्यक्रम होने वाला था। तो साहित्यिक कार्यक्रम क्या होते हैं, देखिए साहित्य मीन्स क्या, जो राइटर होते हैं, जो लेखक होते हैं, कई सारी कविताएँ लिखते हैं, या फिर जो जैसे हमने इनकी रचनाएँ देखी, जैसे कि कोई बुक होते हैं, पुस्तक लिखे जाते हैं, या फिर कहानियाँ लिखी जाती है, तो उन्हें साहित्य कहा जाता है। तो इन सब के लिए एक जो कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है उसे साहित्यिक कार्यक्रम कहा जाता है। तो लेखक ऐसे ही साहित्यिक कार्यक्रम में जाने वाले थे। मैं बहुत ही उल्लसित था। उल्लसित मीन्स आनंदित, क्योंकि उस कार्यक्रम की अध्यक्षता स्वयं गुरुदेव रविंद्रनाथ जी करने वाले थे। तो लेखक काफ़ी खुश थे, काफ़ी आनंदित थे। क्यों? क्योंकि जो कार्यक्रम था साहित्यिक कार्यक्रम, उसकी अध्यक्षता कौन करने वाले थे, स्वयं गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर जी। निश्चित दिन कोलकाता से हम बहुत सारे लोग शांति निकेतन के लिए रवाना हुए। तो जो भी उनका दिन उन्होंने निश्चित किया था, उस दिन कोलकाता से सारे लोग फिर शांति निकेतन के लिए रवाना होना मीन्स चले गए वहाँ पे। लगभग 1 दर्जन हिंदी वालों का यह दल शांति निकेतन के सुंदर अतिथि भवन में ठहराया गया। 1 दर्जन मीन्स डजन हम जिसे कहते हैं। तो हिंदी वालों का मीन्स क्या, जो हिंदी में लिखने वाले साहित्यिक थे उनका एक दल मीन्स क्या, जो ग्रुप हम जिसे कहते हैं, तो उनका एक दल शांति निकेतन के सुंदर अतिथि भवन जो होता है, जो बाहर से आने वाले लोग या अतिथि होते हैं उनको ठहरने के लिए जो जगह थी वहाँ पे वो लोग रुके थे। यह अतिथि भवन अशोक वृक्ष के सघन उपवन के बीचों बीच बनाया गया था। अशोक वृक्ष मीन्स जो आपने देखे होंगे, तो ऐसे वृक्ष जो थे अशोक वृक्ष, उनके सघन मीन्स क्या, घने, काफ़ी सारे वृक्ष वहाँ पे थे, उनके बीच बीच में क्या था, ये शांति निकेतन बनाया गया था। बहुत ही सुंदर, बड़ी और अच्छी इमारत थी वह। जैसा सोचा था वैसा ही पाया। ऊपर की मंजिल के एक कमरे में हमें ठहराया गया। तो जब ये सारे लोग वहाँ पे पहुँचे तो उनको एक कमरा दिया गया था जहाँ पे वो लोग ठहरे थे। कमरे के बाहर एक विस्तृत बरामदा था। तो बरामदा मीन्स क्या, कमरे के बाहर की जो खाली जगह होती है उसे बरामदा कहा जाता है। बरामदे में खड़े होकर अगर बाहर देखा जाए तो सामने की सघन बकुल वृक्ष दिखाई देते थे। बकुल मीन्स एक तरीके का वृक्ष होता है जहाँ पे कई सारे, सघन मीन्स घने वृक्ष थे, वहाँ पे कई सारे वृक्ष थे। तो बरामदे में अगर वो लोग खड़े होंगे तो उनको सारे वृक्ष वहाँ से दिखाई देते थे। दूसरे दिन प्रातःकाल ही हमें बताया गया कि गुरुदेव का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। प्रातःकाल मीन्स काफ़ी सुबह सुबह ही वहाँ पे उन लोगों को ये पता चलता है कि जो गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर जी थे उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। अंततः कार्यक्रम की बैठक में वे नहीं आ पाएंगे। तो इसी के कारण जो कार्यक्रम उनका होने वाला था उसमें वो नहीं आ पाएंगे। मैं बहुत निराश हो गया। तथापि हमें जब यह मालूम पड़ा कि उनके डॉक्टर ने हम लोगों को केवल 15 मिनटों का समय दिया है, तो सब लोग नाराज़ हो गए, क्योंकि जो लेखक थे वो भी काफ़ी खुश थे, क्योंकि उन्हें यहाँ पे एक मौका मिलने वाला था उनके गुरुजी से मिलने का, लेकिन वो नहीं मिलने वाला था। इसके लिए वो सब क्या हुए, नाराज़ हुए। और जो डॉक्टर थे उन्होंने ये कहा था कि सिर्फ 15 मिनट के लिए ही ये सारे लोग गुरुदेव के दर्शन कर सकते हैं।
जिसमें गुरुदेव के दर्शन तथा उनके साथ संक्षिप्त वार्तालाप भी हो सकता है, तब हमारी खुशी का ठिकाना न रहा। ये सब लोग पहले क्या हो गए थे, नाराज़ हो गए थे क्योंकि उन्हें गुरुजी से नहीं मिल सकते थे इसके लिए। लेकिन बाद में उन्हें जब ये पता चला कि 15 मिनट के लिए हम उन्हें मिल सकते हैं और उनसे वार्तालाप मीन्स उनसे बातें कर सकते हैं, तो सब लोग क्या हो गए, खुश हो गए। हम बेसब्री से उस क्षण का इंतज़ार करने लगे। बेसब्री से मीन्स काफ़ी उन्हें क्या हो रहे थे, वो लोग उन्हें मिलने के लिए जैसे कि तड़प रहे थे और बेसब्री से उस क्षण का मीन्स गुरुदेव से कब हम उन्हें मिल पाए, उनके दर्शन कर पाए, ऐसे वो लोग इंतज़ार कर रहे थे। मध्याह्न के बाद गुरुदेव की भेंट हुई। करीब 4 बजे होंगे। गुरुदेव की धारणा थी कि कुछ 2-3 आदमी ही होंगे। तो मध्याह्न का मीन्स दोपहर का समय था, जिस टाइम मीन्स 4 बजे होंगे उस टाइम वो लोग क्या हुए थे, मिलने के लिए गए। गुरुदेव की धारणा थी मीन्स क्या, उन्होंने ये सोचा था कि सिर्फ 2-3 ही लोग उनसे मिलने के लिए आएंगे। पर जब उन्होंने हम 14 जनों का देखा तो मजाक में उन्होंने कहा, तो 14 लोग वहाँ पे आ चुके थे। तो उनको देखकर गुरुदेव ने मजाक में मीन्स क्या, मस्ती में उनसे कहा कि अब मेरी क्षमता दरबार लगाने की नहीं रही, इस मकान में जगह की भी कमी है। तो उन्होंने ये कहा कि इस जगह में मकान में जो है जगह काफ़ी कमी है, तो इन सब सारे लोगों से वो बात नहीं कर सकते। फिर हम सबको गुरुदेव से परिचय कराया गया। बाद में वार्तालाप शुरू हुआ। वार्तालाप मीन्स बातें, एक दूसरे जो हम बातें करते हैं तो वो वहाँ पे शुरू हो चुकी थी। चर्चा के दौरान गुरुदेव ने कहा, अब से 50 बरस पहले जब मैंने कहानियाँ लिखना शुरू किया था तो इस क्षेत्र में एक आधी आदमी था। तो उन्होंने अपने कुछ जो घटनाएं थी या फिर उनके जीवन में उन्होंने क्या क्या किया है, फिर लिखना कैसे शुरू किया, उन सारे चीज़ों को लोगों के साथ बात करना शुरू किया था। तो उन्होंने ये कहा कि जब मैंने 50 बरस पहले मीन्स 50 साल पहले जब कहानियाँ लिखना शुरू किया था तो इस क्षेत्र में मीन्स कहानियाँ लिखने वाला उस टाइम कोई भी नहीं था, सिर्फ एक आध आदमी ही था। मेरी प्रारंभिक कहानियों में ग्रामीण जीवन के संसर्ग का ही वर्णन है। तो उन्होंने जो कहानियाँ पहले लिखी थी तो उसमें ग्रामीण जीवन मीन्स गांव में रहने वाले लोग या फिर वो किस तरीके से रहते थे या फिर उनकी जीवन शैली, इसका वर्णन किया गया था। उसके पहले इस तरह की कोई चीज़ बांग्ला भाषा में नहीं थी, क्योंकि उन्होंने जो बांग्ला भाषा होती है उसमें ही लिखा हुआ था, बंगाली भाषा जो होती है उसमें लिखा था। तो उस टाइम ऐसे कोई लेखक नहीं थे जो बंगाली में लिखते थे। मेरी कहानियों में ग्रामीण जनता की मनोवृत्ति के दर्शन होते थे। मनोवृत्ति मीन्स जैसे लोग ग्रामीण लोग होते हैं, उनकी भाषा शैली, उनके जीवन शैली के बारे में ही उन्होंने उनके कहानियों में लिखा था। उन कहानियों में कुछ ऐसी चीज़ है जो संसार के किसी भी देश के आदमी को भा सकती है, क्योंकि मनुष्य स्वभाव तो दुनिया में हर जगह एक सा ही है, ऐसे उनका मानना था। देखिए, अगर दुनिया में कई बार भी हम जाते हैं तो सारे लोग एक जैसे ही होते हैं, उनके स्वभाव अगर हम देखेंगे तो थोड़े बहुत तो सेम ही होते हैं। तो उनका ये मानना था कि उनकी कहानियों में जो उन्होंने लिखा हुआ है वो ग्रामीण जनता की मनोवृत्ति मीन्स हर जगह के, अगर किसी दुनिया में किसी भी जगह के लोग अगर हम देखेंगे तो उसी तरीके से रह सकते हैं, ऐसा उन्होंने वर्णन उन कहानियों में किया हुआ था। गुरुदेव कुछ समय के लिए रुके, तभी अपने आप मेरे मुंह से निकल पड़ा। तो जब गुरुदेव उनके साथ बातें कर रहे थे तब जो लेखक थे उन्होंने उनसे ये पूछा कि गुरुदेव, आपके मन में काबुली वाला इस कहानी का विचार कैसे आया। तो ये उनकी ही कहानी है काबुली वाला। तो लेखक जो थे उन्होंने ये कहा कि गुरुदेव, आपने इस काबुली वाला जो कहानी लिखी थी इसका विचार आपके मन में कैसे आया। यह लोकप्रिय कहानी देश के सभी भाषाओं के सभी बच्चों को बहुत ही प्यारी लगती है। तो देखिए, कोई कहानी हो या फिर जो पुस्तक लिखे जाते हैं वो अगर फेमस हो जाते हैं या फिर लोग पसंद करते हैं तो हर एक भाषा में वो आ जाते हैं। तो सभी भाषा के लोग उस पुस्तक को या फिर उस कहानी को पसंद करने लगे थे। गुरुदेव बोले, वह कहानी कल्पना की सृष्टि है। कल्पना की सृष्टि मीन्स देखिए, सारी कहानियाँ तो रियल नहीं होती है, सत्य घटनाओं पे आधारित नहीं होती है। तो वहाँ पे कल्पना मीन्स जो इमेजिन हम करते हैं तो इमेजिन के ऊपर भी कहानियाँ बनी जाती है। तो गुरुदेव ने बोला कि जो काबुली वाला की कहानी थी ये कल्पना की सृष्टि है। एक काबुली वाला था, वह हमारे यहाँ आता था और हम सब उसे बहुत परिचित हो गए थे। मैंने सोचा उसकी भी एक छोटी लड़की होगी और जिसकी वह याद किया करता होगा, तो उसके आधार पे उन्होंने वो कहानी लिखी थी। इस तरह वार्तालाप होता रहा। वार्तालाप मीन्स बातचीत होती रही सब लोगों में। हम सब के लिए यह एक मानसिक खाद्य था। मानसिक खाद्य मीन्स देखिए, अगर कोई ऐसे जो अच्छे लोग होते हैं जिनके विचार अच्छे होते हैं, उनके साथ बात करने के बाद क्या होता है, उनसे हमें कुछ ज्ञान प्राप्त होता है, जिसके कारण जो हमारे मानसिक खाद्य में हमारा जो मनोविचार होते हैं, जो विचार हमारे मन में आते हैं वो भी अच्छे आने लगते हैं, जिसका हमें काफ़ी फ़ायदा होता है। आश्चर्य की बात यह कि
15 मिनट के बजाय 40 मिनट हो चुके थे। तो देखिए वार्तालाप करते समय या फिर बातों बातों में 40 मिनट हो चुके थे, लेकिन उन लोगों को पता ही नहीं चला। अब गुरुदेव उठे चल पड़े। जाते जाते उन्होंने कहा, जब मैं ऐसे किसी वार्तालाप के लिए कम समय देता हूँ तब मेरी वह बात सचमुच ठीक न मानिएगा, क्योंकि मुझे स्वयं लोगों से बातचीत करने में आनंद आता है। क्योंकि गुरुदेव जो थे उन्हें लोगों से बात करना अच्छा लगता था, लेकिन जब वो कम समय देते हैं, इसका मतलब क्या कि सचमुच ठीक न मानिएगा मीन्स यहाँ पे उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसके लिए उन्होंने कम समय दिया था। ये उन्होंने क्या किया, ये बताने की कोशिश यहाँ पे की थी। हम सब ने गुरुदेव को धन्यवाद दिया और विदा ली। विदा लेना मीन्स वहाँ से वो सब लोग निकल गए और गुरुदेव को धन्यवाद देके निकल गए। मैं अतिथि गृह के मेरे कमरे में वापस आया। गुरुदेव के साथ हुए वार्तालाप से मुझे एक असाधारण उल्लास की अनुभूति हो रही थी। मीन्स देखिए, अगर कोई अच्छी चीज़ होती है या फिर जो हमारी पसंद की चीज़ अगर हम करते हैं या फिर ऐसे लोग जिनके विचार हमें अच्छे लगते हैं उनके साथ बातें करना अच्छा लगता है, तो काफ़ी आनंदित हम हो जाते हैं। तो उसी तरीके से जो लेखक थे उन्हें भी उल्लास की अनुभूति हो रही थी। पर जब मुझे पता चला कि जिस कमरे में मुझे ठहराया गया था उसी कमरे में स्वयं गुरुदेव काफ़ी समय तक रह चुके थे। तो देखिए, जो लेखक थे उन्हें जो कमरा दिया गया था ठहरने के लिए वहाँ पे, उसी कमरे में स्वयं गुरुदेव भी काफ़ी समय में रह चुके थे। ये बात उन्हें काफ़ी अच्छी लगी। आगे हम देखेंगे, तो मेरी खुशियों का ठिकाना न रहा। खुशियों का ठिकाना न रहना मतलब काफ़ी ज़्यादा वो खुश हो चुके थे इस बात को लेकर कि जिस कमरे में वो ठहरे थे उसी कमरे में गुरुदेव भी ठहरे हुए थे। तो ये बात उन्हें काफ़ी अच्छी लगी। ओहो, मुझे तो यह भी बताया गया कि गुरुदेव ने गीतांजलि का अधिकांश भाग इसी कमरे के बरामदे में बैठकर लिखा था। तो देखिए, जब उन्हें बाद में ये पता चलता है कि जो गुरुदेव थे रविंद्रनाथ टैगोर जी, उन्होंने गीतांजलि ये भी उनकी ही रचना है जो उन्होंने लिखी थी। तो उस रचना का अधिकांश भाग उन्होंने इसी कमरे में बैठकर या फिर कमरे के जो बरामदा बाहर की जगह थी वहाँ पे बैठकर लिखा था। ये बात जानकर और भी ज़्यादा वो खुश हो जाते हैं। मैं सचमुच भाव विभोर हो उठा, काफ़ी ज़्यादा खुश हो गए। क्या यह सच है? मेरा अहोभाग्य था कि मैं उसी कमरे में ठहरा था जिसमें नोबेल पुरस्कार प्राप्त गीतांजलि रची गई थी। देखो, मेरा अहोभाग्य मीन्स उन्होंने ये कहा कि ये मेरा भाग्य था कि मैं ऐसे कमरे में ठहरा जहाँ पे खुद गुरुदेव ने काफ़ी देर तक वहाँ पे टाइम तक वो रहे थे, या फिर जिससे नोबेल पुरस्कार मिला है, ऐसी रचना उनकी जो थी गीतांजलि, उसे उन्होंने यहाँ पे लिखा था। तो ये सारी बातें जानकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और इसीलिए वो कहते हैं मेरा अहोभाग्य। तो जो लेसन का हमें नाम दिया है, जो पाठ का हमें नाम दिया गया है, उसका अर्थ क्या होता है कि लेखक ने ये माना था कि मेरा परम भाग्य था कि मैं उस कमरे में ठहरा या फिर गुरुदेव के साथ मैंने कुछ टाइम वहाँ पे निकाला। तो इसीलिए उन्होंने इस पार्ट को नाम क्या दिया है, मेरा अहोभाग्य। तो देखिए स्टूडेंट, मुझे लगता है कि आपको जो इस लेसन में कहानी दी है या फिर जो घटना यहाँ पे लेखक ने बताई है उसमें से काफ़ी चीज़ें अच्छी सीखने मिली होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब भी कीजिए और जो बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस कीजिए। उससे क्या होगा कि जो आने वाली वीडियोज़ है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा।